आज है 12 अगस्त मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र की उस बुनियाद की, जिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष के 300 सांसद वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे हैं और उसे चुनाव आयोग तक कह रहे हैं। आखिर बिहार की मतदाता सूची में ऐसा क्या हो रहा है, जिसने देश की सियासत में इतना बड़ा भूचाल ला दिया है? तो क्या यह महज एक राजनीतिक हंगामा है, या मतदाता सूचियों में सचमुच कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है? हम इन दावों और पड़ताल की गहराई में जाएंगे। और यह सिर्फ देश के भीतर की कहानी नहीं है। भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी दोहरी चुनौती है। एक तरफ पाकिस्तान से परमाणु युद्ध की धमकी आ रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जो कल तक चीन के खिलाफ एक अहम साथी था, आज भारत पर ही टैरिफ का हमला कर रहा है। इन बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक खबरों के बीच हम उन आवाज़ों को भी सुनेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए काम कर रहे एक समूह पर हमला हो, कश्मीर में किताबों पर पाबंदी हो, या फिर गाजा में सच दिखाने वाले पत्रकारों की निशाना बनाकर की गई हत्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग नहीं हो सकता। विपक्ष के 300 सांसदों का विरोध मार्च। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के करीब 300 सांसदों ने सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग तक एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। यह मार्च बिहार में मतदाता सूची में हो रहे संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ था। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 घंटे बाद सभी को रिहा कर दिया गया। इस विरोध मार्च में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता क्रमशः राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा एनसीपी, एसपी के शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल थे। पुलिस ने सिर्फ 30 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को अनुमति देने की बात कही, लेकिन सांसद इस पर अड़ गए कि सभी को जाने दिया जाए। इसके बाद मौके पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस की संजना जाटव जैसी नेता बैरिकेड पर चढ़ गई, जबकि अखिलेश यादव बैरिकेड फांदने में कामयाब हो गए। गिरफ्तारी के दौरान राहुल गांधी ने कहा, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने के लिए है। हम एक साफ सुथरी, पवित्र मतदाता सूची चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह प्रदर्शन लोगों के मताधिकार की रक्षा करने और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं हो सकता। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर वोटरों को मतदाता सूची से हटाने की एक साजिश है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित धांधली के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बिहार मतदाता सूची विवाद और बाढ़ की दोहरी मार। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स की प्रक्रिया एक बड़े राजनीतिक विवाद में घिर गई है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और बीजेपी इसे घुसपैठियों को हटाने की एक जरूरी कवायद बता रही है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रोल वेबसाइट के एक विस्तृत डेटा विश्लेषण ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवाद की राजनीतिक जमीन गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से तैयार हुई थी, जिसमें उन्होंने इस प्रक्रिया को घुसपैठियों को हटाने का जरिया बताया था, जिसका इशारा मुस्लिम समुदाय की ओर था। लेकिन स्क्रोल की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों में मुसलमानों की तुलना में हिंदू मतदाताओं की संख्या अनुपातहीन रूप से कहीं ज्यादा है। विश्लेषण के मुताबिक पूर्वी बिहार के सीमांचल क्षेत्र, जिसमें अररिया, किशनगंज जैसे जिले शामिल हैं, में हिंदू मतदाताओं को उनकी आबादी के हिस्से की तुलना में कहीं ज्यादा संख्या में बाहर किया गया है। यह विश्लेषण ये भी दिखाता है कि हिंदुओं का सबसे ज्यादा निष्कासन उन विधानसभा सीटों पर हुआ है जिन्हें 2020 में विपक्षी दलों ने जीता था। इस बीच ये पूरी प्रक्रिया तब हो रही है जब राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। जिन 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें 30 सितंबर तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करनी है। लेकिन भोजपुर, पटना, भागलपुर और मुंगेर समेत कई जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे चुनाव आयोग के दफ्तरों में जाकर अपनी नागरिकता का सबूत कैसे पेश करें? फैक्ट चेक। वोट चोरी,
पर चुनाव आयोग का जवाब भ्रामक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक ही एपिक नंबर वाले कुछ मतदाताओं के नाम कई राज्यों की सूचियों में मौजूद थे। इन आरोपों के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ ने एक खंडन जारी किया। लेकिन ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल में पाया गया है कि यूपी सीईओ का ये जवाब खुद भ्रामक है। राहुल गांधी ने जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे वे 16 मार्च के थे, जबकि यूपी सीईओ ने 7 अगस्त को वेबसाइट पर ताज़ा खोज के आधार पर खंडन जारी किया। ऑल्ट न्यूज़ ने जब चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित पुरानी मतदाता सूचियों के पीडीएफ दस्तावेजों की जांच की, तो पाया कि जिन लोगों का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उनके नाम वास्तव में उस समय यूपी की मतदाता सूची में मौजूद थे। पड़ताल में ये भी सामने आया कि बाद में सिस्टम में इन मतदाताओं के एपिक नंबर बदल दिए गए थे। यूपी सीईओ के कार्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक सीधा सपाट खंडन जारी कर दिया कि यह नाम सूची में है ही नहीं। ऑल्ट न्यूज़ का निष्कर्ष है कि यूपी सीईओ का बयान जल्दबाजी में, बिना पूरी जांच के जारी किया गया था। आसिम मुनीर की भारत को लेकर धमकी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भारत से उनके देश के अस्तित्व को कभी खतरा हुआ, तो पाकिस्तान परमाणु युद्ध छेड़ने से नहीं हिचकेगा। द टेलीग्राफ के मुताबिक मुनीर ने यह धमकी अमेरिका के फ्लोरिडा में दी। उन्होंने कहा, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। यदि हमें लगे कि हम डूबने वाले हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर ने सिंधु जल संधि को लेकर भी एक आक्रामक चेतावनी जारी की। उन्होंने कसम खाई कि अगर भारत सिंधु नदी पर कोई बांध बनाएगा तो वे उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना प्रमुख की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां इस संदेह को पुख्ता करती हैं कि पाकिस्तान में परमाणु कमांड और कंट्रोल सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो चीन के खिलाफ एक मजबूत साथी था, उसी भारत पर ट्रंप ने टैरिफ का हमला कर दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगभग एक आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था करार दिया है। ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर 25% का दंडात्मक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये पहले से घोषित 25% के टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जिससे भारतीय सामानों पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। ये स्थिति कुछ महीने पहले के माहौल से बिल्कुल अलग है, जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती साफ दिख रही थी और दोनों देश चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदारी बनाते दिख रहे थे। लेकिन अब ट्रंप के हमलों ने इस रिश्ते की नींव हिला दी है। उन्होंने न केवल रूसी तेल, बल्कि फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों पर भी हमला किया है, जिन्हें चीन के विकल्प के रूप में भारत में विकसित किया जा रहा था। यह उन अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने भारत में भारी निवेश किया है, जैसे अमेरिकी कंपनी माइक्रोन, जिसने गुजरात में $2.5 अरब का निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस से तेल का आयात जारी रखेगा। 2,06,378 पिछले साल भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोग। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया है कि पिछले साल 2,06,378 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। जब उनसे पूछा गया कि लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, तो मंत्री ने जवाब दिया कि ये कारण निजी होते हैं। आदिवासियों के लिए काम कर रहे युवा समूह पर हिंदुत्ववादी भीड़ का हमला। मध्य प्रदेश के देवास जिले में हाउ वी ऑट टू लिव हाउल नामक एक युवा समूह पर हिंदुत्ववादी चरमपंथियों की भीड़ ने हमला किया और उसके संस्थापक सौरभ बनर्जी को धर्मांतरण के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये समूह शुक्रवासा गांव में आदिवासियों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा था। समूह का मानना है कि उन पर यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र आदिवासी उम्मीदवार का समर्थन किया था। अब बैनर्जी जेल में हैं, समूह का काम रुक गया है और प्रशासन ने उनके बांस से बने कार्यालय को भी अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया है। सरकार के झूठे नैरेटिव के दावे पर लेखिका ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें पत्रकार अनुराधा भसीन की किताब ए डिसमेंटल्ड स्टेट भी शामिल है। सरकार का दावा है कि ये किताबें झूठे नैरेटिव का प्रसार करती हैं। द वायर में लिखे अपने लेख में अनुराधा भसीन ने इस प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। उनका तर्क है कि यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये किताबें सरकार के कश्मीर में सब कुछ सामान्य है वाले नैरेटिव को चुनौती देती हैं।
भसीन का मानना है कि इस कदम का मकसद भविष्य में कश्मीर पर लिखने वाले विद्वानों में भय का माहौल पैदा करना है। गाज़ा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के पत्रकार समेत 6 की निशाना लगाकर हत्या। रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक गाज़ा में रविवार को एक इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के एक प्रमुख पत्रकार अनस अल शरीफ और उनके 4 सहकर्मियों की मौत हो गई। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि अनस अल शरीफ हमास की एक आतंकवादी सेल का नेतृत्व कर रहे थे। अल जजीरा और संयुक्त राष्ट्र ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे पत्रकारों की निशाना बनाकर की गई हत्या बताया है। ये संघर्ष पत्रकारों के लिए अब तक का सबसे घातक रहा है, जिसमें 230 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। अपनी मौत से पहले छोड़े गए एक संदेश में अल शरीफ ने लिखा था, मैंने सच्चाई को बताने में कभी संकोच नहीं किया। उम्मीद है कि ईश्वर उन लोगों का गवाह बनेगा जो चुप रहे। चलते चलते सजी धजी बनी ठनी सड़क पर उतरती सवारियां। और अंत में एक खूबसूरत तस्वीर। फोटोग्राफर क्रिस्टोफर हर्विग ने दक्षिण एशिया में यात्रा कर वहां के सजे धजे ट्रकों, टैंकरों और ऑटो रिक्शा की शानदार तस्वीरें खींची हैं। इन पर बनी कलाकृतियां पाकिस्तानी ट्रकों पर सिख गुरु से लेकर श्रीलंकाई ऑटो पर द जोकर तक विविधता से भरी हैं। जयपुर में एक ट्रक पर बेटियों को शिक्षित करने का प्रेरक संदेश भी लिखा है। पाठकों से अपील, आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताइए। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर एक्स पर भी पा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।